हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको फर्स्ट मिनट पे ही उसको दिखाऊंगा। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो आरबीआई ने हाल ही में रिलीज किया है, उससे जुड़ा हुआ ऐसा फैक्ट जो यूट्यूब में किसी ने अभी तक नहीं बताया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज दैट? देखो, ये इंफॉर्मेशन है कवर पेज के बारे में। तो ये कवर पेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज ये पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ना एक इमेजेस से एक थीम को दर्शाता है। तो इस थीम में क्या है, आप देखो, एनुअल रिपोर्ट के पीछे आपको कोणार्क सन टेम्पल का व्हील दिखेगा। ये एग्जैक्टली सेम व्हील है जो G20 में भी बहुत यूज किया गया था, राइट? फिर आपको यहां पे आरबीआई का हेडक्वार्टर दिखेगा। इसके बाद देखो, कुछ इमेजेस है रॉकेट लॉन्च। आप देखो, इंडिया हाल ही में स्पेस साइंस में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। हाल ही में अग्निकुल लॉन्च हुआ है, इंडिया का प्राइवेट कंपनी 3D प्रिंटेड रॉकेट्स को स्पेस पे पहुंचाया है, करेक्ट? सेकेंड इज डिजिटल ट्विन। आप देखो, कुछ चिप, कुछ ग्राफ्स यूज किया है। मतलब ये आरबीआई एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के यूजेज को और फाइनेंशियल सिस्टम में इम्बाइब करना चाहता है, एंड वो थीम इसमें बताया गया है। इसके बाद हाई स्पीड ट्रेन, आपको पता है बुलेट ट्रेन, मोनो रेल, आरआरटीएस, कितने नए नए चीजें आ रही है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया गया। ये देखो, छोटा सा इमेज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आरबीआई ने इतने सारे चीजों में एग्रीकल्चर को नहीं भूला है, एग्रीकल्चर भी है। तो देखो, ये इमेज हमारे भारत के पूरे इकोनॉमी को दिखाता है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगले कुछ दिनों तक हम आपके लिए कुछ फैक्चुअल बहुत इंटरेस्टिंग चीज आरबीआई के बारे में लेके आ रहे हैं। वो सारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आपको स्क्रीनशॉट रखना है, आप रख लो, ठीक है? सरप्लस के बारे में बताएंगे, आरबीआई गोल्ड को कैसे वैल्यू करता है उसके बारे में बताएंगे, कौन है वो जिसे आरबीआई हर साल 1 करोड़ रुपए करके दे रही है, क्या रिलेशन है आरबीआई का उसके साथ, ये सारा चीज एक एक वीडियो में आपको बताया जाएगा। करेंट अकाउंट में कितना पैसा है, किसका पैसा है, आरबीआई ये 10 करोड़ अलग से क्यों रखता है, कौन है वो जिसके लिए आरबीआई 10 करोड़ अलग रख रही है, राइट? तो वैसे बैंक फ्रॉड्स कितने हरे, वो कितने बड़े, कितने कमे, नोट्स प्रिंटिंग में कितना खर्चा आता है, तो ये सारा डिटेल छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अब शुरू करते हैं एनुअल रिपोर्ट। देखो, अब हम बात करेंगे आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट। तो जो एनुअल रिपोर्ट है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पहला पार्ट होता है जहां पे इकोनॉमी के रिव्यू के बारे में और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात किया जाता है। दूसरा पार्ट है जहां आरबीआई अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज के बारे में बताता है, राइट? तो इस बेसिस पे हम चीजों को देखने वाले हैं। अब पार्ट वन पे चलते हैं। तो देखो, पार्ट वन पे सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, ठीक है? ग्लोबल इकोनॉमी में ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात करता हूं। तो ग्लोबल ग्रोथ एक्चुअली में देखा जाए तो 2022 में था 3.5, जो थोड़ा सा कम होके 3.2 हो गया है। तो मतलब ग्लोबल ग्रोथ की स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करूं, तो इन्फ्लेशन कम हुआ है, विच इज ए गुड साइन। 8.7 था 2022 में, अब ये 6.8 हो गया 2023 में, ठीक है? अब ये क्यों हुआ है? दिस इज बिकॉज ऑफ टाइट लेबर मार्केट एंड persistent push by the central banks to control and contain the inflation, करेक्ट? तीसरा, मैं ट्रेड वॉल्यूम्स को लेके बात करता हूं। देखो, ट्रेड वॉल्यूम, कितना ट्रेड पूरे दुनिया में हुआ है। इफ यू सी, देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्शन इन दी ट्रेड। 2022 में 3% से इंक्रीज किया था, लेकिन 2023 में ये 1.2% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है, साथ में अभी गाजा एंड इसराइल का वॉर चल रहा है। अब कई सारे इक्वेशंस इसमें बदल जाते हैं। बीच में थोड़ा सा इजराइल इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो गया था, तो फिर यूएस के कुछ सैंक्शंस, कुछ रूल्स के वजह से ग्लोबल ट्रेड थोड़ा सा इक्वेशन भी बदला है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला जीडीपी ग्रोथ। तो अगर मैं जीडीपी की ग्रोथ की बात करूं, तो 2022-23 में 7% का ग्रोथ था, और ये अगर 23-24 की बात करूं तो ये 7.6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ए वेरी गुड साइन दैट वी हैव ग्रोन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करता हूं। देखो इन्वेस्टमेंट डिमांड, आई होप आपको जीडीपी कैलकुलेशन जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें आपको आई का मतलब पता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये फॉर्मूला में जो आई है दैट इज दिस इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिसे हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, GFCE। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है अगर आप देखोगे ना, तो दिस हैज एसेलरेटेड, मतलब ये 10.2% से ये एसेलरेट किया है ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर आप देखोगे पिछले एक फाइनेंशियल ईयर से। अब ऐसा क्यों हुआ है? देयर इज ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द रीजन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेशन पे। तो इन्फ्लेशन का हाल क्या है? तो देखो इन्फ्लेशन अगर आप पूरे साल भर का देखोगे ना, तो ये मॉडरेट हुआ है टू 5.4%। आरबीआई का जो टारगेट का है टॉलरेंस बैंड, इट्स बिटवीन 2 to 6%। तो अगर मैं एक साल पहले की बात बताऊं, मतलब 2022-23 की बात बताऊं, तो वो कितना था? वो था 6.7%। कितना था? 6.7। अभी वो 5.4 पे इस फाइनेंशियल ईयर पे हमने क्लोज किया है, मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 22-23 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन का। देखो फिस्कल कंसोलिडेशन में अगर मैं बात करूं, देयर आर टू फैक्टर्स। एक फैक्टर यह है तो हम अपने खर्चे कम कर दें तो कंसोलिडेट करने लगेंगे। दूसरा यह है कि हम हमारे इनकम के सोर्सेज बढ़ा लें तो भी हम कंसोलिडेट करने लगेंगे। तो देखो हमने दोनों फ्रंट पे ये बहुत अच्छी तरीके से किया है, राइट। तो फिस्कल स्पेंडिंग है ना, वो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ, आप बोल सकते हो स्पेंडिंग हैज इंप्रूव्ड। सेकेंड इज नैरोइंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब हमारा एक्सपोर्ट भी ग्रो कर रहा है। हमारा जो CAD है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी हम कम कर रहे हैं, मतलब द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कमिंग डाउन। दिस शोस ए रिसिलेंट इकोनॉमी। फिर आगे बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। तो देखो फाइनेंशियल सेक्टर का जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है, दिस हैज रिमेन्ड वेरी साउंड। इसमें क्रेडिट ग्रोथ आप देखोगे तो डबल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेट देखोगे तो दैट हैज आल्सो इंप्रूव्ड ओवर टाइम। अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करोगे तो एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है। एंड ओवरऑल ये, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले बैंकों का प्रॉफिटेबिलिटी सामने आया था अराउंड 1.4 लाख करोड़, जिसमें से एसबीआई 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड रेस्ट ऑफ द अदर बैंक्स। तो बैंक्स का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो दिस शोज ए वेरी रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। आगे हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स फॉर 24-25, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें किस तरीके की चीजें हो सकती है। तो जीडीपी ग्रोथ, तो देखो जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक, आपको इन चीजों के बारे में आरबीआई जब भी डेटा अपडेट करता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के टाइम पे करता है, एमपीसी अपडेट पे करता है। ठीक है, तो आपको उन डेटा को बहुत ध्यान से याद करना होगा। सो अभी के लिए एज पर दी एनुअल रिपोर्ट, ये जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से है? 2024-25 में आरबीआई बोल रहा है 7%। कितना बोल रहा है? 7%। तो देखो ये सवाल आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का क्या बोल रहा है? सीपीआई इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सीपीआई इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन 4.5% पे आरबीआई बोल रहा है 2024-25। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल ट्रेड के बारे में। तो देखो जो ग्लोबल ट्रेड है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3% एज पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इन 2024। अगर 2025 की बात करें तो ये 3.3% से ग्रो करेगा, 3.3% से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आरबीआई ने की प्रोस्पेक्ट के बारे में बात किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने क्या किया है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेपो रेट। तो आपको भी पता है कि कई दिनों से आरबीआई ने रेपो रेट को कांस्टेंट रखा है एट 6.5, क्योंकि आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंटेन रखना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी में अपार्ट फ्रॉम रेपो रेट, आपको ये भी न्यूज से पता चलता होगा कि आरबीआई मल्टीपल टाइम्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती रहती है, राइट। रेपो एडजस्टमेंट्स करती रहती है, आरबीआई वीएआर करते रहती है। तो इन सारों का जो आउटकम होता है ना, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। इफ देर इज ए सरप्लस, आरबीआई वुड सक द लिक्विडिटी। इफ देर इज ए यू नो डेफिशिएंट इन दी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ड्राई हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? मनी पंप करेगा इकोनॉमी में, राइट। तो ये काम आरबीआई करते रहता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट में इन्फ्लेशन को आरबीआई ने इस तरीके से कंटेन कर रखा है।
फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। तो देखो, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, अगर आप देखोगे डेटा, तो आपको ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। जब से ये लॉन्च हुआ है ना, तब से जो इंक्लूजन इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है। तो एट प्रेजेंट इन मार्च 2022 इट वाज 56.4। आज के दिन में ये बढ़ के 60.1 हो गया है। कितना हो गया है? 60.1। तो इसका डेटा अभी कुछ दिनों में ही जो लेटेस्ट डेटा है वो रिलीज कर देगी आरबीआई। ये एनुअल रिपोर्ट में पिछला डेटा से एनालिसिस किया गया है, राइट। सो मार्च 2023 तक ये 60.1 हो गया है। तो इस साल 2024 का ऑब्वियसली बढ़ के आएगा। क्या होगा वो तो हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद यूपीआई माइलस्टोन की बात करते हैं। तो आपको पता होगा न्यूज से कि मार्च 2024 में हमने 13 बिलियन, कितना, 13 बिलियन ट्रांजैक्शंस को क्रॉस किया है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप सोचो कितना यूपीआई या डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं ना, उस तरफ हम हेड कर रहे हैं। फिर इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम। तो देखो, इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम में ना बहुत सारा चीज है। यूपीआई लाइट हाल ही के दिनों में आया था। 0 से 500 तक का बिना पिन का, बिना इंटरनेट का ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई लाइट 2000 इज द मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी। आप 2000 से ज्यादा लोड नहीं कर सकते हो यूपीआई लाइट में। तो ये एक इनोवेटिव पेमेंट फीचर है जहां पे एमडीआर के कॉस्ट को कम किया जाता है। देन उसके बाद थोड़े से अलग अलग पेमेंट मेथड, एनएफसी पेमेंट मेथड, टैप एंड पे पेमेंट मेथड, राइट, आधार बेस्ड पेमेंट मेथड। अभी तो एनपीसीआई अलग तरीके के पेमेंट सिस्टम पे काम कर रही है। वो ये है कि आपके फिंगरप्रिंट से पेमेंट होने लगेगा, राइट। बट हाँ, छोटे ट्रांजेक्शन से शुरू होगा, बट वो तो समय ही बताएगा किस तरीके से वो इवॉल्व हो। तो इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम पे आरबीआई डिजिटल इकोनॉमी को इस तरीके से बढ़ावा दे रही है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे गवर्नेंस एंड एश्योरेंस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नेंस एंड एश्योरेंस। तो देखो, गवर्नेंस एंड एश्योरेंस में ना आरबीआई ऐसा नहीं है कि एक दो काम किया है। Throughout the year, RBI releases different circulars, updates many master circulars, right? Issue guidelines to banks and the regulated entities. So that is actually governance and assurance. क्योंकि आरबीआई इन सर्कुलर्स के थ्रू सिस्टम को और रोबस्ट बना रही है। दैट इज एन एश्योरेंस ऑफ रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर इन द फ्यूचर, राइट। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। मतलब द फोकस इज ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, जितने भी रिस्क है उनको पहले से उन्हें फोकस करो, टारगेट करो, एंड उन्हें एक बहुत ही प्रोसेस तरीके से सॉल्व करो। दिस इज आरबीआई आउटलुक। ठीक है, तो वो तो आपके कोर्स में आरबीआई सर्कुलर्स के थ्रू कवर करते हैं हम। आप आई होप वहां से पढ़ते हो हर मंथ। अभी हम इकोनॉमिक रिव्यू की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक रिव्यू में सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। एग्रीगेट डिमांड में एक होता है कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो अगर आप कंजम्पशन की बात करोगे, ये सी पार्ट है इन दी एक्सपेंडिचर मेथड। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का जो सी है, दिस इज कंजम्पशन, जिसे एनएसओ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलता है। सो दिस हैज एक्चुअली स्लोड डाउन। लेकिन स्लो डाउन के साथ साथ जो अर्बन डिमांड है, दिस हैज इंप्रूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड जो रूरल डिमांड है वो भी बेटर कंटेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट का देयर आर डिफरेंट स्कीम्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा, इसके थ्रू लोगों का जो रूरल सेविंग्स है ना, या आप बोल सकते हो रूरल डिस्पोजेबल इनकम है, उनके हाथ में कुछ पैसा बच रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली फ्यूलिंग द कंजम्पशन। तो वो बैलेंस हो जा रहा है। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की बात करते हैं। तो देखो, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट का कैपिटल इन्फ्यूजन इन द इकोनॉमी। तो ये कैपिटल इन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज्यादा पैसा पंप किया जा रहा है इकोनॉमी में, वो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को और ड्राइव कर रहा है। दूसरा ये है जो कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट है, दिस हैज इंप्रूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज ऑल्सो बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। फिर हम एग्रीगेट सेविंग की बात करेंगे। इकोनॉमी में एग्रीगेट सेविंग का क्या स्टेटस है? देखो, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझते हैं। अब क्योंकि profitability has increased for the manufacturing sector because of various reasons. One of them is lower input prices. तो जो सर्विस सेक्टर है हमारा, वो तो शुरू से ही रोबस्ट है। बट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 क्वार्टर्स आप देख रहे हो कि देर इज ए स्ट्रॉन्ग एडिशन टू द जीडीपी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो एक्चुअली यहां से एग्रीगेट सेविंग्स भी आ रहा है बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, करेक्ट। दूसरा हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। अगेन वही बात, मनसून इज फाइन, ठीक है। गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स
चला रही है, चाहे पीएम किसान हो, मत्स्य संपदा योजना हो, वही मैं बात करूंगा मनरेगा की और गरीब कल्याण अन्न योजना की। तो इसमें क्या हो रहा है ना, ओवरऑल रूरल इकोनॉमी में जो एग्री सेक्टर मतलब एग्री डिपेंडेंट लाइफ है, उनके पास पैसा बच रहा है। सो एक्चुअली दैट इज फ्यूलिंग सेविंग एंड दैट इज हाउ अगेन फ्यूलिंग द इन्वेस्टमेंट। तो एक साइकिल है। तो एग्री सेक्टर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट एस्पेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, नहीं हो गया तो आप कमेंट करना, बिल्कुल आई वुड रिस्पॉन्ड टू यू। फिर हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट की या फाइनेंशियल सेक्टर की। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप मनी मार्केट को देखोगे तो मनी मार्केट में लिक्विडिटी सरप्लस इज वेल कंटेन्ड बाय द आरबीआई, राइट। एंड अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है ये भी इंक्रीज हुआ है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे सोवरेन बॉन्ड बॉन्ड यील्ड की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो सोवरेन बॉन्ड यील्ड जो है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज सॉफ्टेंड ड्यू टू लोअर इन्फ्लेशन, पहला। और दूसरा ये है कि बहुत सारे इंडाइसिस में हमारे बॉन्ड को इंक्लूड किया गया है। वन ऑफ द एग्जांपल इज जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी इंडेक्स, राइट। तो उनमें हमारा नाम होना मतलब उस इंडेक्स को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इंडिया के सोवरेन बॉन्ड को बाई करेंगे, सेल करेंगे। सो दैट विल एक्चुअली इंप्रूव और ईज आउट द यील्ड, राइट। देन इक्विटी मार्केट। सो इक्विटी मार्केट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट, राइट। सो स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट एक ही चीज है। सो देर इज a registered strong gains driven by इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। आप पब्लिक सेक्टर देख लो या प्राइवेट सेक्टर देख लो, बोथ ऑफ देम बैलेंस शीट हैज ग्रोन एंड हैज उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आया है। देन लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट फाइनेंसेस। सो गवर्नमेंट फाइनेंस की बात करेंगे तो बिना डेफिसिट और डेप्ट इंडिकेटर की तो हम बात कर ही नहीं सकते। तो यहां पे आपको ध्यान होगा कि फिजिकल कंसोलिडेशन की बात हमने पहले भी की थी। तो अगर आप देखो डेट इंडिकेटर को देखोगे, ऑल्दो द डेट लेवल इज हाई, मतलब जो डेट टू जीडीपी है वो ऑलरेडी हाई है, लेकिन देयर इज ए प्लान, फिजिकल कंसोलिडेशन फोकस में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। इंप्रूव कॉम्प्लायंसेस, चाहे वो जीएसटी फ्रंट में हो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में हो, या पर्सनल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स फ्रंट में हो, दोनों ही फ्रंट में। तो कहीं ना कहीं ये डेफिसिट एंड डेट इंडिकेटर इज वेल कंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो गवर्नमेंट फाइनेंस लुक्स गुड। फिर बात करते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर की, राइट। तो एक्सटर्नल सेक्टर में फिर वही बात आएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस देखोगे ना, सो बोथ ग्राफ, पहले ग्राफ क्या होता है ना, ऐसे दूर दूर दिखता था। आज के दिन में क्या हो रहा है ना, एक्सपोर्ट हमारा कम है इंपोर्ट से, बट दिस इज रिड्यूसिंग। ये जो गैप है दोनों के बीच में, ये जो गैप है ना, ये कम हो रहा है। एंड ये कम होने का मतलब ये है कि हमारा सीआईडी इज यू नो जो स्ट्रेंथ मतलब सीआईडी कम होता जा रहा है, हमारा डेफिसिट कम होता जा रहा है, एंड दिस इज ए वेरी गुड साइन इन द इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करना। सो दिस आर अगेन दोज फैक्ट्स जिन्हें मैं आपको फिर से याद दिला दूं बिफोर आई से गुड बाय इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस फैक्ट। अगर आपको इस फैक्ट्स में से कुछ भी चीज पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताओ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इन फैक्ट्स के वीडियो में अगले कुछ दिनों में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्रिपेयर 50% फास्टर विथ IXMB। लेकिन ये प्रिपेयर करोगे कैसे? ये प्रिपेयर आप तभी कर पाओगे जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे। सो डाउनलोड द ऐप नाउ इफ यू हैव नॉट डन।